हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया का एक बहुत ही प्रोमिनेंट अलाय जिसकी हम बात करें, जो कि इंडिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग का भी पार्ट है। इंडिया जापान किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या क्या कोऑपरेशन के एमओयू साइन हुए हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, डिफेंस और डेवलपमेंट को लेकर नॉर्थ ईस्ट एरिया के। आज की क्लास में इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हमको पता है कि ये आइटम न्यूज में भी रादर क्यों था, क्योंकि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिडा, वो हिंदुस्तान आए हैं 2 दिन के विजिट पे, जहां पे दे हैव बीन कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग कि भाई हम दोनों देशों के बीच में जो बायलेटरल टाइज हैं उसको हम प्रोमिनेंट कैसे कर सकते हैं, उनको हम बोल्स्टर कैसे कर सकते हैं। अब ये डिस्कशन कहाँ से आया, कैसे बात हो रही है, कहाँ से उठा? अगर हम बात करें, आपने रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस उठाइए, हिंदू उठाइए, गोलगप्पा डिप्लोमेसी, चार डिप्लोमेसी, इस तरीके के टर्म्स आप कंटिन्यूअसली सुन रहे होंगे, जहां पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो उनके इंडियन काउंटर पार्ट है नरेंद्र मोदी, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया जापान के टाइज को हम बढ़ावा दे सकते हैं, स्पेशली इन सेक्टर्स ऑफ डिफेंस, इन द सेक्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, जो भी कोर डेवलपमेंट है मिलिट्री के हार्डवेयर का, और उसी के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो जो देखने को मिल रहे हैं, जहां पे चाइना की कंटिन्यूअस या बढ़ती हुई असर्टिवनेस है, चाइना का एक प्रोमिनेंट एक्शन प्लान चलते आ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। वहां पे हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि भाई इंडिया एंड जापान आर द कंट्रीज जो एक दूसरे की बैक होल्ड करे हुए हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया और जापान के रिलेशंस की बात करें, आज या कल के रिलेशंस नहीं है, दे आर वेरी वेरी ओल्ड रिलेशंस। जहां पे हम एक हिस्टोरिकल फोकस करें, अगर हिंदुस्तान और जापान की कहानी शुरू होती है 752 एडी में। 752 एडी इन व्हाट फॉर्म? जहां पे दोनों ही देश स्पिरिचुअल एफिनिटी से रूटेड हैं, एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल, एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशनल टाइज है। जहां पे जो इंडियन मंक हैं बोधि सेना, जब वो गए थे जापान विजिट पे, कंटेम्प्रेरी टाइम्स की अगर हम बात करें, बी इट गौतम बुद्ध, बी इट स्वामी विवेकानंद, बी इट रविन्द्रनाथ टैगोर, बी इट JRD टाटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर जज राधा विनोद पाल, ये सब के सब किसी न किसी तरीके से जापान से एसोसिएटेड रही हैं। दे हैव डन सर्टेन वर्क्स फॉर जापान। हम देख सकते हैं कि बुद्धिज्म का कितना प्रोमिनेंस है जापान में। कमिंग टू द मोर पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट, अगर हम डिप्लोमेटिक टाइज की बात करें दोनों देशों के बीच में, पहला जो डिकेड था डिप्लोमेटिक टाइज का, जहां पे डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए, सेवरल हाई लेवल एक्सचेंजेस होते थे दोनों देशों के बीच में, जब 1957 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए थे। जापान उन कुछ देशों में है जिसने मदद करी थी हिंदुस्तान की 1991 वाले क्राइसिस में, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, उससे हिंदुस्तान को बेल आउट करने में मदद करने वाले कुछ देशों में जापान सर्वोपरि था। एक्ट ईस्ट फोरम जो 2017 में स्टैब्लिश हुआ, जहां पे इंश्योर किया गया कि हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं एज पर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कैसे हम फोकस कर सकते हैं इंडिया इंडो पैसिफिक विजन पे, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन पे जो जापान लेकर आया, वो इसीलिए था ताकि हम चाइना की असर्टिवनेस को काउंटर कर पाए। कमर्शियल टाइज की बात करें, प्राइमरी एक्सपोर्ट आइटम इंडिया के जापान को होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, नॉन मेटालिक मिनरल वेयर, फिशेस, द फिश प्रेपरेशंस, द बहुत सारे मेटलीफोरस ओर्स हो गए, स्क्रैप हो गया, क्लोथिंग, एक्सेसरी के आइटम, अलॉन्ग विद दैट आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, एंड वेर इन वी ऑल्सो सी द टेक्सटाइल यार्न, द फैब्रिक्स, मशीनरी, ये सारा कुछ। इसी के साथ साथ अगर हम प्राइमरी इंपोर्ट्स की बात करें, जापान से हिंदुस्तान बहुत सी चीजें इंपोर्ट भी करता है, जिसमें मशीनरी आती है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी आती है, आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स आते हैं, प्लास्टिक मटेरियल आता है, नॉन फेरस मेटल्स आते हैं, मोटर व्हीकल के पार्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं, एंड इवन अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो मेटल्स को मैन्युफैक्चरिंग में चीजों की जरूरत होती है वो भी आती है। इकोनॉमिक टाइज की बात करें इंडिया और जापान के बीच में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुआ था 2011 में। इसी के साथ साथ जापान हैज कंटिन्यूअसली बीन एक्सटेंडिंग बायलेटरल लोन और असिस्टेंस ग्रांट करते जा रहा है हिंदुस्तान को 1958 से, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े बायलेटरल डोनर्स में से एक है जापान। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, दोनों ही देशों के बीच में 2+2 का मीटिंग फ्रेमवर्क है, जो कि डिफेंस मिनिस्टेरियल डायलॉग होता है, कोस्ट गार्ड टू कोस्ट गार्ड डायलॉग होता है, और इसी के साथ साथ इंडिया और जापान के जो डिफेंस फोर्सेस हैं बहुत सारे बायलेटरल एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें से जायमेक्स हो गया, शिन्यू मैत्रा हो गया, धर्म गार्डियन हो गया,
अलॉन्ग विद दैट मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं दोनों देश यूएसए के साथ। क्वाड अलायंस है, क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है हिंदुस्तान, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां पे कोशिश की जाती है कि कैसे सपोर्ट करें एक फ्री, ओपन और प्रोस्पेरस ट्रेड को इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना की असर्टिवनेस को और स्पेशली चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी में, उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडिया और जापान के बायलेटरल कोऑपरेशन के अग्रीमेंट साइन हो गए हैं थ्रू इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट 1985 से। इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप है जो 2018 से चलती आ रही है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव द डिजिटल आईटीसी आईसीटी टेक्नोलॉजीज। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं जहां पे एआई, आईओटी, बिग डेटा, इन सब पे भी काम किया जा रहा है। इंपॉर्टेंस देखें, अगर हम महत्व देखें हिंदुस्तान और जापान के टाइज का, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे रीजनल कोऑपरेशन है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, ग्लोबल क्लाइमेट, यूएन रिफॉर्म्स, इन सब पे फोकस करा जा रहा है। देन देयर आर अ लॉट ऑफ कॉमन आइडियल्स बिटवीन इंडिया एंड जापान, जैसे हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स। इसी के साथ साथ ये दोनों ही इकोनॉमीज को एक साथ जोड़ते हैं। नई दिल्ली की अगर हम बात करें, बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट सीख करता है जापान से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। जापान मेजर इन्वेस्टर है हमारा टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रावस बढ़ाने में, जहां पे हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इट इज प्लेइंग अ फैंटास्टिक रोल। इंडिया एक बड़ा मार्केट है जापानीज कंपनीज के लिए, और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक और क्वाड में अगर हम बात करें, बहुत कॉन्वर्जेंट इंटरेस्ट है, बहुत सिमिलर इंटरेस्ट है दोनों देशों के, जहां पे दोनों देश कमिटेड है नेविगेशन के फ्रीडम के लिए, फ्लाइट्स के लिए, अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए ओपन सी में, एंड अलॉन्ग विद दैट वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक एरिया में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनी रहे। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी किसी ना किसी तरीके से काम करती है कि जो एनईआर एक क्रिटिकल रीजन है, वहां पे दोनों कैसे काम कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। और दो एरियाज पे ये दोनों देश एक कॉन्वर्जेंट वे में काम करते हैं, द इंडो पैसिफिक रीजन एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेकिन एवरीथिंग इज नॉट गोल्ड, और रादर एवरीथिंग दैट यू सी इज नॉट गोल्ड, क्योंकि देयर आर सर्टन एरियाज ऑफ कंसर्न बिटवीन द टू नेशंस। कुछ कुछ बहुत प्रमुख समस्याएं भी हैं दोनों देशों के बीच में। चाइना की अगर हम बात करें, दैट इज अ बिग बिग रेड लाइन, रेड डेंजर मार्क, अगर हम फोकस करें कभी भी। ट्रेड अंडर डेवलप रहा है अगर हम कभी भी बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रेड टाई जो चाइना के साथ है, जापान का जो ट्रेड टाई चाइना के साथ है, उतना बेहतर हिंदुस्तान और जापान का नहीं है। दोनों कंट्रीज के बॉर्डर्स हेजेमोनिक इश्यूज लेके रखते हैं चाइना के साथ। पॉलिसी स्टैंड जो भी रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं चाइना उस पर कुछ ना कुछ हम जो कहते हैं ना रोक लगाए रहता है, कहीं ना कहीं से परेशान करता है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हैं दोनों देशों के बहुत सारे इश्यूज पे, कॉन्वर्जिंग इंटरेस्ट भी हैं, पर कई जगहों पे लड़ाई भी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ई कॉमर्स रूल्स हो गए, जैसे ओसाका ट्रैक को लेके, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी को लेके दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट का आता है लॉपसाइडेड ट्रेड। क्यों? हम कैलिब्रेट करना चाहते हैं चाइना का मार्केट एक्सेस, जहां पे बायलेटरल पॉलिटिकल टेरिटोरियल या वाटर डिस्प्यूट आ जाता है, और कई दफा चाइना कोशिश कर रहा है कि वो उसका लेवरेज कैसे उठा सकता है हिंदुस्तान के अगेंस्ट, कैसे वो इंश्योर कर सकता है जापान उनको सपोर्ट करे। क्वाड और ब्रिक्स को बैलेंस करना अपने आप में एक बहुत संभावित सा दौर चल रहा है, क्योंकि ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक तरफ, और अगर हम बात करें न्यू दिल्ली, इंडिया ने ज्वाइन नहीं करा है द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जहां पे एक एआईआईबी का मेंबर है हिंदुस्तान, तो इंडिया को क्वाड और ब्रिक्स के बीच में जो बैलेंस है वो मेंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, ग्रेट डील ऑफ स्केप्टिसिज्म है यहाँ पे, क्योंकि इसकी फीजिबिलिटी कैसे होगी, नेचर क्या होगा प्रोजेक्ट्स का, प्लस चाइना जिस तरीके से आग लगा के बैठा है भूखे भेड़िए की तरह अफ्रीका पे, वो अपने आप में देखने को मिलेगा कि एएजीसी जो प्रोजेक्ट है उस पे इंडिया, जापान, चाइना किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। Stay tuned for more at Unacademy. Please like this video, share it as much as you can, and do subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable channel. Thank you so much and have a fantastic day, everyone.